हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मिशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले कुछ दिनों में हम सीटेट के बारे में जो जितने भी वीडियो कराए हैं जो साइंस पेपर 2 से रिलेटेड है, ठीक है, पेपर 2 जो एनसीईआरटी के बेसिस पे है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बेसिस पे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें उसको हम कवर कर चुके हैं। कुछ बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग कवर करेंगे। जो टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों चलते हैं, देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पिछला वीडियो स्किप कर दिए हैं, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप पढ़िएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी हम लोग करा दिए हैं वो सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंग्लिश का पेडागोजी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन डाला गया है, इसलिए जाकर चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये टॉप 30 क्वेश्चन है और लगभग हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि 20 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेडागोजी को हटाकर 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें से आपका लगभग 18 क्वेश्चन जो है वो हमारे क्लास से ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, यानी ज्वाला का रंग जो है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। यानी ज्वाला अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो वो उसका कलर जो है, रंग जो है वो किस पे निर्भर करता है, ठीक है। साथियों, इसके बारे में पूछा है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन कह रहा है नेचर ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस, यानी जो भी दाहे वाला पदार्थ है, यानी जलने वाला पदार्थ है, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके नेचर पे, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन सप्लाई, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति पे। तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी आसपास के तापमान पे। तो साथियों, इसमें ऑप्शन 3 स्टेटमेंट दिया है। अब आपको तीनों में से कोई एक, दो ही या तीनों भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है और एक भी सही हो सकता है। तो अब उसको हमको निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, कभी भी हम किसी चीज का दहन कराते हैं तो दहन के लिए आवश्यक सामग्री जो होता है, एक तो इग्निशन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए उसके वहां तक पहुंच जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो वो दहन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आसपास के तापमान पे, आसपास के तापमान नहीं, इग्निशन टेम्परेचर का बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास के तापमान के बात नहीं किया है। तो आसपास के तापमान की जब बात नहीं किया है तो यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो है वो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो दे रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई, हाँ, दहन के लिए या ज्वाला के लिए क्या ऑक्सीजन सप्लाई होना जरूरी है। यानी किसी भी चीज का हम दहन करा रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का होना है। ऑक्सीजन जो होता है वो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन, यानी उसके लिए सहायक होता है, सहायक का भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस। देखिए, जलने वाला चीज होगा तभी वो जलेगा, अगर नहीं जलने वाला होगा तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। जैसे लोहा को जलाइएगा तो लोहा पिघलेगा, वो भी उसके टेम्परेचर तक, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, जलने वाला चीज ही जो दाह्य पदार्थ होगा वही दहन के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, टू स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विथ 2 एग्स ऑफ वुमेन, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन का। द ट्विन्स फॉर्म्ड आर, देखिए कह रहा है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं और बनने वाला जुड़वा होते हैं, ठीक है। जुड़वा जो बच्चे होंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 एग, यानी मेल गैमेट में क्या, फीमेल गैमेट में क्या हो गया, एग, ठीक है। और मेल गैमेट जो मेल युग्मक है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका, वो आ गया स्पर्म, ठीक है। और दो मिला, एक तो एक आपस में फ्यूज करता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, निषेचन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इग्नोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 का, ठीक है। तो 2 का अगर होगा तो क्या बनेगा, तो कह रहा है मे बी आइडेंटिकल और फैटर्नल, यानी समरूप बन सकता है या भ्रांति हो सकता है। भ्रांति हो सकता है, समरूप नहीं होता है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल कुछ दिया है, मे भी बोल दिया है कि आइडेंटिकल हो सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज कॉन्जॉइंट, ये संयुक्त तो नहीं हो सकते हैं।
एक साथ में दो बच्चा थोड़ा हो जाएगा संयुक्त होके एक साथ में कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिकल यानी समरूप एक जैसे, तो थोड़ा थोड़ा तो भिन्न तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच गया क्या, पैटर्नल यानी भ्रांतीय। तो ये याद रखिएगा कि दो जब स्पर्म हो और दो एक मिल के बनाता है तो वो होता है जुड़वा यानी पैटर्नल, ठीक है, भ्रांतीय जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए साथियों सारा ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन जो है ना अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ के जाइए, रिवीजन आपका फास्ट हो जाएगा और एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन जो बनेंगे अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर आता है तो क्वेश्चन बनाने में मजा भी आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन का अगर हम बात करें तो ये केमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया कहिए या रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि इसके लिए कौन कौन सा मॉइस्चर का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। किसके क्या क्या जरूरी है, मॉइस्चर का होना जरूरी है और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है इट्स इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, यानी केमिकल रिएक्शन किसके, यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। यानी ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, यानी लोहा और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रहा है तो उसको शामिल कर रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब और इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, देखिए रिएक्शन जब होता है तो एक्सोथर्मिक यानी जो हीट को क्या करे, बाहर रिलीज करे, ठीक है। और इंडोथर्मिक मतलब हीट क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है। यानी अब यहाँ पे बात करेंगे हीट रिलीज वाला बात नहीं है यहाँ पे, तो कह रहा है इट कैन बी टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। हाँ रूम टेम्परेचर पे ये हो सकता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी होगा यानी 20 डिग्री पे भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है इट इज रिवर्सिबल होना चाहिए यहाँ पे, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी यह क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसा थोड़े है कि लोहा में जंग लग गया तो वो जंग फिर से हम लोहा बना सकते हैं, नहीं, उसका क्षय हो जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। देखिए कथन जो पहचानने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये आपके एग्जाम में आजकल ट्रेंड बन चुका है, तो इससे अच्छे से पढ़िएगा। स्टेटमेंट अगर आपको आता है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिए तो स्टेटमेंट समझ लिए तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी सामान्यतः अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये बात तो सही है। जनरली कह रहा है तो सारे अधातु तो नहीं, लेकिन कुछ अधातु जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जनरली बोला है तो जनरली मतलब सामान्यतः क्या, नॉन मेटल्स जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। देखिए नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर लेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एसिड बनाएगा, यहाँ पे क्या है कि डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट लगभग सही है। आपको क्या करना है, करेक्ट पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग is a set of animals in which all show external fertilization। देखिए फर्टिलाइजेशन का अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पहला क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसको आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आसान से याद रखिएगा, आसानी से, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो क्या हो, बॉडी के आउटसाइड हो, यानी अगर
निषेचन जो हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, शरीर से बाहर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड बॉडी, अगर बोल दे कि इनसाइड यानी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बाहर जा रहा है, बाहर नहीं क्या हो रहा है, फ्यूज होके और एक नया यूनिट बना दे रहा है, यानी जाइगोट बन जा रहा है, बाहर बन रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर दोनों का गैमेट अंदर, शरीर के अंदर जाके मिलके और फिर क्या कर रहा है, जाइगोट का निर्माण कर रहा है, यानी इग्नस का निर्माण कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी आंतरिक निषेचन हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कि किसमें इंटरनल होता है, किसमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो देखिएगा, हेन्स में जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लिजार्ड का बात करें तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बटरफ्लाई, ठीक है, लिजार्ड इसमें भी आ गया, बटरफ्लाई इसमें भी आ गया, फ्रॉग में एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है, लिजार्ड में क्या होगा, इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। बटरफ्लाई, फ्रॉग और फिश, ये ऑप्शन देख लीजिए, बटरफ्लाई एक्सटर्नल, फ्रॉग्स एक्सटर्नल, और इसमें क्या हो जाएगा, फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिजार्ड में जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, याद रखिएगा, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी बटरफ्लाईज, फ्रॉग्स, फिश, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बटरफ्लाई यानी तितली में, मेढक में और मछली में। इसमें एक जो है बटरफ्लाईज, ठीक है, बटरफ्लाई जो है ना, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टेटमेंट देखिएगा, ये भी गलत है, इसमें सिर्फ फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था। तो अब देखिए स्टेटमेंट तीनों गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो पूछेगा कौन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसमें फ्रॉग जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और स्टार फिश में भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बाह्य निषेचन होता है। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई दिक्कत हो, ठीक है। और अपने दोस्त सबसे शेयर कर लीजिएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको करा दिया गया है, उसको एक बार रिवाइज करके तब एग्जाम में जाइएगा, ताकि आपको अच्छा से मदद करे, ठीक है, और अच्छे नंबर से आपको पास होने के चांसेस है, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जितना क्वेश्चन करा दिया गया है उसमें अगर आप कर लेते हैं तो आपको 17-18 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे यही पैटर्न जो होता है वो हर साल फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपके प्रीवियस ईयर पे भी आधारित सारा क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी से मतलब निचोड़ निकाल के, जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से निकाल के पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग would be most suitable strategy to introduce the topic deficiency disease at upper primary level, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर ये क्या है, ये साइंस का पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे, यानी 6 to 8 के लिए बात कर रहा है, तो 6 to 8 का बात कर रहा है, कह रहा है कि स्तर पर अभावजन्य यानी डिफिशियंसी डिजीज विषय को प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगा। कौन सा उपयुक्त रणनीति होगा उसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकता है। इसके बारे में बताने के लिए डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, यानी क्या, अभावजन्य रोग के बारे में। तो वही कह रहा है कि प्रोवाइड डिफिशियंसी, प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ डिफिशियंसी, यानी संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। देखिए डेफिनेशन बता के हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेफिनेशन, यानी हम क्या, डेफिनेशन से यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी स्टेटमेंट गलत है ये, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल ये नहीं होगा, ठीक है, ये इसको हम नेगलेक्ट रखेंगे। कह रहा है लिस्ट ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट एंड द फंक्शन दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यानी मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं के वो निष्पादन करते हैं उससे सूचीबद्ध करना। देखिए ये भी नॉलेजेबल हो गया, इसको भी हम प्रैक्टिकल में नहीं रखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑलो किसका बात कर रहा है, सुटेबल स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करने का बात कर रहा है। तो कह रहा है होल्ड द डिस्कशन ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीज, यानी मानव संबंधी रोग पे खाली परिचर्चा कर लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट नहीं सही हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगा, अरेंज फॉर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस पर्टेनिंग टू डिफिशियंसी डिजीज एंड होल्ड अ डिस्कशंस अराउंड इट, यानी अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर चिकित्सक के प्रदेशक के व्यवस्था कर उसे परिचर्चा करना, यानी डॉक्टर आएंगे तो एक्सपर्ट आएंगे, एक्सपर्ट आएगा तो वो डिजीज के बारे में अच्छे से बता सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सही हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल होगा वो बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये चूज करना है, सही तो सब था लेकिन आपको ये चूज करना है कि मोस्ट प्रोबेबल कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉक्स of mass 500 grams is lying on horizontal tables, एक टेबल पे रखा हुआ है। which of the following statement is regarding the force acting on it, and g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 36 अनुप्रस्थ मेज पर पड़े बॉक्स का द्रव्यमान कितना दिया है 500 ग्राम, उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब सही आपको बताना है, करेक्ट कथन बताना है, ठीक है। तो कह रहा है नो फोर्स ऑन इट। देखिए अगर एक मेज है, मेज पे कोई भी अगर बॉक्स को रखा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें फोर्स लगा रहा है, ये मेज इस पे फोर्स लगा रहा है और ये नीचे से मेज ऊपर लगा रहा है, ऊपर से ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इसको बैलेंस नॉर्मल फोर्स से करके रख रहा है। तो कह रहा है कि एन ऑन बैलेंस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन। देखिए ऑन बैलेंस फोर्स जहां भी आएगा मतलब ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। ऑन बैलेंस का मतलब या तो कोई ज्यादा एक कम, तो जब रस्सी खींचा किसी देखे तो उसमें क्या बैलेंस फोर्स, जब रस्सी खींचा जाता है दोनों साइड अगर बराबर लोग मिलके खींच रहा है, बराबर बल लगा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस यानी संतुलित बल, ठीक है। और संतुलित बल में क्या होता है, ना रस्सी इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं एक तरफ क्या हो, कम कमजोर आदमी को रख दिया जाए और एक तरफ क्या करे, मजबूत आदमी को रख दिया जाए, तो वो हो जाएगा असंतुलित बल। तो एक तरह से खींचेगा वो क्या करेगा, उसको भी खींच के लेके चलाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ऑन बैलेंस फोर्स तो लगाएंगे नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन यू। देखिए यहाँ पे कह रहा है बैलेंस यानी संतुलित बल का बात कर रहा है। संतुलित बल लगाएंगे तो दोनों पे क्या संतुलित बल ही लग रहा है ना, बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए तो स्टेबल है। अगर संतुलित बल नहीं रखता तो ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब कह रहा है एन ऑन बैलेंस, फिर ऑन बैलेंस का बात कर दिया तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है X and Y are thick black liquid which can be used for metaling the roads and X is derived from the petroleum and Y is derived from coal। देखिए तो which of the following can X and Y respectively be, यानी X और Y गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़क को पक्का करने के लिए किया जाता है, और X जो है वो पेट्रोलियम का व्युत्पन्न है, ठीक है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एंड वाई जो है वो कोयले का व्युत्पन्न है, यानी कोयले से बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो एक्स पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कोलतार तो नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन का चारकोल कार्बन का प्रोडक्ट होता है, ये भी गलत। कोलतार यहाँ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमेन है और कोल का ऑप्शन क्या है, देखिए तो कोयला से क्या बन रहा है, तो कोयला से ऑप्शन कोलतार बन रहा है, तो कोलतार यहाँ है, ठीक है। यानी ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है, एक्स की जगह बिटुमेन और वाई जो है वो कोलतार है, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। कोलतार का यूज करते हैं हम लोग सड़क बनाने में और बिटुमेन का यूज करते हैं सड़क बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है X is device which used to see around corners and C is based on the principle of dash y, यानी X and Y respectively। कह रहा है कि X ऐसा यंत्र है जो कोने के इर्द गिर्द देखने के लिए उपयोग किया जाता है। कोना के अगर हम घर में किसी कोने को देखना है
तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो कोना देखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप। किसको यूज करते हैं? पेरिस्कोप को, ठीक है। टेलीस्कोप नहीं, पेरिस्कोप। टेलीस्कोप से हम दूर की वस्तु को देखते हैं, ठीक है। जैसे खगोलीय पिंड में किसी चीज को देखना होता है तो वो टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो पता है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लेडोस्कोप का अगर कहीं पूछता है तो क्लेडोस्कोप से हम लोग अच्छे अच्छे इमेज बनाते हैं, ठीक है। इमेज क्रिएशन करते हैं, लाइटिंग करने के लिए काम में यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत रूपदर्शी मतलब अलग अलग तरह के लाइटिंग जो होता है ना कलर का, तो उसको बनाने का काम हम क्लेडोस्कोप से करते हैं, ठीक है। तो कोना देखने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? हम पेरिस्कोप का कर रहे हैं। अब कह रहा है कि वाई किस प्रिंसिपल पे है? तो प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी परावर्तक हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप और रिफ्लेक्शन, ठीक है। कहिएगा कि पेरिस्कोप डिस्पर्जन क्या क्यों नहीं होगा? तो डिस्पर्जन जो होता है वो किस में होता है? जब बिखराव जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन जो होता है वो रेनबो का फॉर्मेशन के समय होता है। किसमें? रेनबो। इंद्रधनुष जो होता है उसके में क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि अब स्टेटमेंट देख रहे हैं कौन सा सही स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है बहुत आसान भी रहता है, बहुत आसानी से बन जाता है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर देखना है। तो ये क्या करता है कि एनसीईआरटी के लाइन को उठा के डाल देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि फर्टिलाइजर आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर, ठीक है। देखिए फर्टिलाइजर का बात कर रहा है, फर्टिलाइजर आर रिचर का मतलब किसमें होगा? स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का बात किया है। स्पेसिफिक यानी क्या? कुछ अपेक्षा खाद्य के अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। अब कौन सा पोषक तत्व रहते हैं स्पेसिफिक? तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है इसमें, ठीक है। NPK, ठीक है, ये समृद्ध होते हैं उर्वरक, ठीक है। और खाद जो होता है इसमें ये नहीं होता, बहुत कम मात्रा में रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजर आर इनहेंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नहीं, ये मैन्योर करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? मैन्योर करता है, खाद करता है, उर्वरक नहीं, ठीक है। कह रहा है कि फर्टिलाइजर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस, ये तो ह्यूमस को खत्म करता है, ठीक है। यानी कह रहा है उर्वरक से मृदा प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, ठीक है। तो ह्यूमस को नहीं, ह्यूमिडिटी प्राप्त नहीं होता है। फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल। देखिए खाद जो होता है ना, खाद क्या करता है? फ्रेंडली सॉइल बना सकता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। फ्रेंडली सॉइल जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे खाद जो होते हैं या कंपोस्ट हो गया, ये सारे खाद जो होते हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, लेकिन उर्वरक जो होता है वो ग्रो नहीं कराता है, ठीक है। तो ऐसा ये भी गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही, एक ही सही लग रहा है तो एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बता सकते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कौन सा प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है? बैक्टीरिया उसको जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में बात करते हैं तो पहला है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट जो होता है वो फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है, ठीक है। इसको कवक की वजह से होता है, तो कवक की वजह से होगा तो ये तो हो नहीं, ये कवक की वजह से हो गया। एलोमोजेक वायरस, ये किसकी वजह से होगा? वायरस से होगा। किससे होगा? वायरस, जिसको विषाणु बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिट्रस कैंकर होता है, ठीक है। अगर सिट्रस कैंकर का बात करें तो ये किससे होता है? ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। और ये प्लांट डिजीज है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक सिर्फ बी ही करेक्ट है, तो यानी बी किसमें ऑप्शन है? बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट में सही ओनली बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना आसान भी होते हैं और टफ भी होता है क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा देता है,
ठीक है, तो अगर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है, ये असर्शन का बात हो गया। अगर स्टेटमेंट वाला असर्शन दिया है, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी फूड को तोड़ने अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करता है, जो भोजन में भंजन के में सहायता करते हैं यानी तोड़ने में सहायता देते हैं करते हैं। ठीक है, तो तोड़ने में सहायता कर कौन होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक मीडियम देता है, कौन देता है, तो हमारा स्टमक में रिलीज होता है HCl। ठीक है, अब कह रहा है कि रीजन तर्क क्या दिया है, डाइजेस्टिव जूस नीड टू एसिडिक मीडियम टू एक्ट यानी जो भी हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, जो बॉडी के अंदर पेट के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, किसके लिए, तो काम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो कह रहा है कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब आते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ए ट्रू बट आर फॉल्स, फॉल्स तो नहीं, दोनों सही है क्योंकि दोनों ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, हमको दोनों सही निकालना है और दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या भी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो अब देख रहे हैं बोथ ए एंड आर यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कह रहा है नॉट करेक्ट, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट बोला है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बोला है ए फॉल्स, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। नेक्स्ट कह रहा है कि बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि असर्शन जो है वो रीजन, असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन जो है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी जो आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस यानी नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या अर्थ है। तो देखिए कोई भी बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम का अगर हम बात करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और रूट नोड्यूल्स को पहुंचाता है, उसको NO2 में कन्वर्ट करके NO3 में NO2 में कन्वर्ट करके फिर उसको किसको दे देता है, जड़ को दे देता है, जो भी दलहन वाले पौधे होते हैं उनको दे देता है, वो क्या सॉइल एनरिचमेंट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वही कहा रहा है कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके NO2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कह रहा है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। देखें अमोनिया का करता है लेकिन ये नहीं करता है, वो स्यूडोमोनास में आता है और उसके लिए अलग से। ठीक है, इसमें कह रहा है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है। रिलीज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर बैक टू सॉइल, ये भी गलत हो जाएगा, रिलीज करने का बात नहीं कर रहा है, फिक्स करने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजफुल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोग हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जितने भी दलहन वाले पौधे हैं, दलहन वाले पौधे में रूट नोड्यूल्स क्या है, उसमें पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, स्थिर कर रहा है, लाकर स्थिर कर रहा है। ठीक है, उसका स्थिरीकरण कर रहा है। कह रहा है कि एट विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशंस डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी से याद रखिएगा कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी रखता है और मोशन में रहे तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है, चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है, उसमें लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कह रहा है कि द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल आउट एंड इज लेइंग ऑन द ग्राउंड। मतलब अगर कोई स्प्रिंग ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही उसको खींचा गया है, तो वो भूमि पर पड़ा हुआ है, तो उसमें कौन सा लगेगा, उसमें लगेगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी।
और भी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है स्प्रिंग कंप्रेस्ड टू मिनिमम एंड लाइंग ऑन दी ग्राउंड। स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। कंप्रेस करके छोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी ये तो गलत हो जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। द स्प्रिंग्स इज कंप्रेस्ड इन मिनिमम एट प्लेस ऑफ हाइट। कुछ हाइट पर ले जाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी उसका कम होगा कि बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है स्प्रिंग इज पुल्ड आउट ऑफ द मैक्सिमम एंड प्लेस्ड एट द हाइट, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ कंप्रोमाइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। इसके पहले हम लोग बात किए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला, तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें क्या है नियत तापी, ठीक है। अनियत तापी का मतलब ये क्या है, तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, को समाविष्ट किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिजार्ड है, ठीक है, पैरट है, डॉल्फिन है। पैरट और डॉल्फिन जो होता है वो दोनों वार्म ब्लडेड होता है। डॉल्फिन मैमल्स है, पैरट भी क्या मैमल्स में आता है, ठीक है। तो ये दोनों की इसको किस तरह रखेंगे हम, ये एप्स में है, तो ये एप्स में है और ये मैमल्स में आता है, ठीक है। अब आते हैं पिजन पे, ये भी वार्म ब्लडेड होता है, ह्यूमन वार्म ब्लडेड होता है, लिजार्ड कोल्ड ब्लडेड होता है। स्नेक अगर इस पे हम बात करें तो वेल क्या होगा, मैमल्स है और वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। अर्थवर्म तो पता ही, तो यानी क्या हो जाएगा, स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच, यानी सर्प, मेढक और कॉकरोच जो होता है जिससे आप देख के डर जाते हैं, वो क्या है, वही क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड यानी अपने शरीर का ब्लड जो अगर हम बात करें टेम्परेचर को उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। देखिए रिएक्टिविटी स्केल से हम पिछले भी क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं। रिएक्टिविटी स्केल से जितनी बार सीरीज में याद रखिएगा कि जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी ज्यादा पावरफुल वो क्या करेगा, नीचे वाले को क्या करेगा, दबाएगा। वही काम इसमें भी होगा, बस रियल लाइफ से समझ लीजिए। जो ज्यादा पावरफुल है वो दूसरे को क्या करता है, जो अपने से कम पावरफुल को दबाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है। तो कह रहा है कि PbSO इसमें रिएक्शन संभव है, तो इसमें पूछा क्या है कि नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये संभव है, ठीक है। पूछ रहा है कि एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम कॉपर में रिएक्शन संभव है क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। Mg और Zn जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं कर सकता है, तो Zn यानी जिंक और कैल्शियम, ठीक है, CaSO, ठीक है। अब देखिएगा क्यों नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, CaSO4 होगा, ZnSO4 होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, छूट गया, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे CaSO4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो Zn जो जिंक जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है कैल्शियम, ठीक है, लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए कैल्शियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन है, रीजन है। असर्शन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे बात आ जाता है, सब कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये कह रहा है, लेकिन हाँ जब हम वेक्टर और स्केलर का बात करते हैं तो ये उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन हो, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन लॉ का बात करेगा तो यानी इसको नहीं ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी वेक्टर को जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, तो ये और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। रीजन क्या हो जाएगा, ट्रू है, रीजन क्या है, ट्रू है, और स्टेटमेंट अगर हम बोले कि असर्शन क्या है तो फॉल्स है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ए ट्रू बोला है यहाँ पे, यानी गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड बी ट्रू बोला है, ये भी गलत हो जाएगा। बोला है इसमें कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है कि which of the following cell organelles contains their own DNA, यानी खुद का डीएनए रखने वाले कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है, खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी इसके पास पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बोले माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अगर कोई बोले कि न्यूक्लियस के पास भी खुद का डीएनए होता है, लेकिन वैक्यूल जो प्लांट में पाया जाता है इसके पास खुद का डीएनए नहीं होता है। ये सेल ऑर्गेनेल है लेकिन इसके पास कोई डीएनए नहीं होता है, यानी खुद का डीएनए नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पूछा क्या है, किसके पास खुद का डीएनए होता है, तो किसके पास होगा, प्लास्टिड के पास होगा, ठीक है, ए। उसके बाद क्या है, बी ऑप्शन भी सही है, और बी ए के बाद डी तो नहीं होगा, तो यानी ये गलत हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 18 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि which of the following a statement about the cell of living organisms, a statement about cells of living organism, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं से संबंध में सही है, ठीक है। तो all microscopic and cannot be seen with naked eye, ठीक है। कह रहा है कि ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, जितने भी सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं और उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सेल्स विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑल हैव सेल वॉल, देखिए प्लांट के पास सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, फंजाई के पास सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा। इस सेल वॉल सारे सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होते हैं। हाँ, सेल मेम्ब्रेन सारे सेल के पास होते हैं, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो सबके, यानी कोशिका भित्ति जो होता है वो सबके पास नहीं मिलता है, सिर्फ बैक्टीरिया में मिलेगा, उसके साथ क्या क्या प्लांट में मिलेगा और उसके साथ फंजाई में मिलेगा, ठीक है। फंजाई में जो सेल वॉल मिलेगा वो काइटिन का बना हुआ रहेगा, बैक्टीरिया में जो मिलेगा वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा, और जो प्लांट में मिलता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे है दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक से ऑर्गेनिज्म और एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस डेवलप होता है, ठीक है। यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसके पास तो न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि सारे के पास सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सारे ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली सबके पास होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सबके पास नहीं होती है, ठीक है। कोशिका अगर केंद्रक का बात करें तो सबके पास केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी डी ओनली डी इज करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत अगर हुआ हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कोई दिक्कत क्या है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आपके लिए जल्दी से कामना कर रहे हैं कि जल्दी से आप पास होइए, पास होके आइए कि हम लोग आपके लिए बीपीएससी का एनसीईआरटी बैच लेकर आ रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग पढ़ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि a figure of mass 15 grams drop from the height. It is founded to fall with a constant velocity. What is the net force acting on it? यानी कह रहा है कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम के द्रव्यमान के पंख को छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, तो उस पर काम करने वाला नेट बल क्या होगा। देखिए किसी भी चीज को हवा में छोड़ा जाता है तो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, कौन सा, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी लगता है, ठीक है। यानी एयर रेजिस्टेंस से नीचे से क्या उसको बैलेंस करके रखा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो ऊपर से एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, नीचे से क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। नीचे से क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो दोनों को ये बैलेंस करके लेके आ रहा है, ठीक है। जब बैलेंस करके लेके आएगा तो फ्री फॉर्म और कंडीशन होगा, तो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, उसमें कितना उसका वही मास होगा, तो मास क्या हो जाएगा, बल, सॉरी उस पे काम करने वाला बल का बात हो रहा है, यानी नेट फोर्स का बात करेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको ये कैंसिल आउट कर देगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कहिएगा सर कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इस कंडीशन में होगा तो एयर रेजिस्टेंस क्या कर देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि एन आयंस x + 3 दिया है, x कोई आयन है जिस पे +3 चार्ज है, ये ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एलिमेंट x, एटॉमिक नंबर दी, एटॉमिक मास 27 और एटॉमिक नंबर दिया है 30। अब पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा तो 13 जो एलिमेंट का नाम है उसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या है, 13 नंबर पे जो पाया जाता है उसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में एंड न्यूट्रॉन के बारे में बताना है। अब कह रहा है कि इस पे क्या है, +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे क्या है, +3 चार्ज है। एल्यूमिनियम पे नहीं बताना है, इस पे बताना है कि +3 चार्ज है। तो अब आपको ये बताना होगा कि सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर अगर कोई पूछे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, एटॉमिक नंबर आ जाता है, ठीक है। ठीक है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर जितना भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो आते हैं एटॉमिक नंबर। आपको ये एटॉमिक मास तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दिए तो वो क्या एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सही है। चलिए हम बोल देंगे तो सब सही थोड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में जब होगा तो न्यूक्लियस में कितना है, 30, कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, 13 हो जाएगा। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, सीरीज वाइज देखिए, सीरीज भी भूलना नहीं है। यहाँ पहले पूछा है प्रोटॉन, दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे 3 प्लस चार्ज था पहले से, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, किसी से लेगा उधार तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, किसी को दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये किसी को क्या दिया है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन उधार दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन उधार दिया है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ टोटल कितने बच जाए, 10 बच जाएंगे, ठीक है। अब आता है किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन इसके पास टोटल कितने हैं, 13, यानी कौन सा सीरीज सही है, देखिए तो 14 है, 13 है, 10 है, ये गलत हो जाएगा। 10 है, 13 है, 14 है, ये भी गलत हो जाएगा। 13 है, 13 है, 10 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 30, 10 और 14। एक मिनट, यहाँ पे न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, इसका मास तो देखना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मास नंबर इसका कितना है, 27 है, ठीक है। अगर 26 रहता तो क्या करते हैं, 13 दूनी 26 हो जाता है, ये दोनों से मास नंबर निकल जाता है, लेकिन ये
ये 14 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास नंबर में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो न्यूट्रॉन भी ज्यादा हो सकता है, 1-2 नंबर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंप्रोमाइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कह रहा है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादप से बना है, यानी द्विलिंगी का बात कर रहा है। तो पपाया जो है, कुकुम्बर जो है वो क्या है, एक लिंगी है। एक लिंगी पपाया और कुकुम्बर में क्या होता है, एक लिंगी फ्लावर होते हैं। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एक लिंगी हो गया, ये भी एक लिंगी हो गया, ये नहीं, ये द्विलिंगी हो गया, ठीक है। अगर कोई बोले मस्टर्ड द्विलिंगी है, रोज द्विलिंगी है, पिटूनिया भी द्विलिंगी है, कॉर्न का बात कर रहा है एक लिंगी हो जाएगा, कुकुम्बर एक लिंगी हो जाएगा, पिटूनिया द्विलिंगी हो गया, कॉर्न इसमें भी है, पपाया इसमें भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहचान लीजिएगा। अच्छा, द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, एक फ्लावर पे दोनों सेक्स यानी एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों प्रेजेंट हो। अगर एंड्रोसियम एक अलग फ्लावर पे है और गायनोसियम यानी कोई एक प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक लिंगी पुष्प, ठीक है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड, हमारे घर में डेली यूज होने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द जो माचिस हम लोग यूज करते हैं, माचिस यूज करते हैं तो उस पे जो साइड पे हम रगड़ के जलाते हैं तो उसमें क्या किससे लगना होता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सबस्टेंस प्रेजेंट ऑन रबिंग सरफेस जो होता है इसके मैच बॉक्स पे, तो वो किससे किसे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो माचिस के घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो जो हमारे घर में माचिस है तो उस माचिस में जो घर्षण करके हम जलाते हैं उसको जलाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से सबस्टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से सबस्टेंस का यूज किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है ग्लास पाउडर, ठीक है, दूसरा है रेड फास्फोरस। हाँ, ग्लास पाउडर और रेड फास्फोरस का हम यूज करते हैं। अब कहिएगा सर व्हाइट फास्फोरस का क्यों नहीं करते हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही ज्वलनशील होता है इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें भी रेड फास्फोरस लेकिन मैग्नीशियम दे दिया है तो मैग्नीशियम का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो पोटेशियम दे दिया है, पोटेशियम का यूज नहीं करते हैं, व्हाइट फास्फोरस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ग्लास पाउडर का यूज करते हैं और उसके साथ साथ फास्फोरस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B secretes their hormone when they receives order from gland C. Which of the following can A and B and C respectively be? यानी कह रहा है कि A और B अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें C ग्रंथि से आदेश प्राप्त होता है, मतलब कमांडर से आदेश प्राप्त होगा तो A और B जो होगा वो अपना हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः A, B और C हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है थायराइड दे रहा है, सॉरी पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड। पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं लेकिन ये कमांडिंग इसलिए नहीं कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड कमांड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे पूछा है मेन तो मालिक को पूछा है, ठीक है। मालिक मतलब जो कमांड देने वाला, ठीक है। कमांड थायराइड तो करता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी थायराइड है, यहाँ पे भी थायराइड है, तो ये कमांड नहीं करता है, इन दोनों को कमांड नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को कमांड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड का बात करें तो थायरॉक्सिन रिलीज करता है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, एसीटीएच और ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। और भी हार्मोन सीक्रेट करता है जो पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। देखिए ये 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हम जो 3 वीडियो के लिए हैं, 3 वीडियो में जो 100 क्वेश्चन है
वो 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन ही, 130 क्वेश्चन टोटल हो रहा है। 130 अगर आप देख लेते हैं तो आपको आराम से 17-18 नंबर 20 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको बढ़िया से देख के तब जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा इज रियल, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ऑफर अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट, यानी सूचित छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य के उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइट डिफ्रैक्ट ऑन एंटरिंग ए स्मॉल ओपनिंग, एक प्रकाश छोटे मुख से छिद्र से प्रवेश करने पर क्या होता है, विवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये तो नहीं होता। अब पूछा क्या है स्टेटमेंट, इसमें क्या पूछा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट को, इस फैक्ट को पिन होल कैमरा के बारे में बोला है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये याद रखिएगा, लाइट कभी भी ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। कोई पूछेगा साउंड, तो साउंड हर समय मीडियम में ही ट्रेवल करता है, यानी बिना माध्यम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकते, ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता। और बिना स्ट्रेट लाइन के लाइट ट्रेवल नहीं करता। लाइट तो हर समय क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म नहीं होता है, लाइट जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, अगर प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वो अपने प्रकाश क्या प्रवर्तित करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। यहाँ पे कोई इसका चर्चा नहीं कर रहा है, यानी सी जो होगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कह रहा है कि टू प्लेन मिरर आर पैरेलल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, टू प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दो क्या दिया है, दो पैरेलल प्लेन है, एक प्लेन इधर एक यहाँ पे, ठीक है। और इस पैरेलल प्लेन में कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड इन अ पॉइंट एंड प्लेस्ड इन बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में अगर हम पॉइंट रख देते हैं तो कितना इमेज बनेगा। तो पॉइंट से अलग अलग तरह से इमेज बन सकता है, ठीक है। तो इमेज 4, 5, 6 नहीं, इसमें जितना चाहिए उतना इमेज बन सकता है, ठीक है। इधर बने जो जितना बनाना होगा बन जाए। यानी कह रहा है कि समानांतर रेखा में मध्य दूरी 36 सेंटीमीटर है, जिसके बीच रखे गए एक सिक्के का कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो इस सिक्के का प्रतिबिंब इनफाइनाइट बन जाएगा, ये याद रखिएगा कि बहुत सारा इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि when a polythene tubes rubbed, next question है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, when a polythene tubes rubbed with woolen cloth, ठीक है। the polythene tubes, यानी कह रहा है कि जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊन के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, रगड़ते हैं तो पॉलीथीन के ट्यूब को, तो कह रहा है कि तो पॉलीथीन की नली क्या हो जाएगा सॉरी, तो पॉलीथीन की नली क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि becomes negatively charged while the cloth has positively charged, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एंड द क्लॉथ एंड एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज, यानी तथा कपड़े दोनों में क्या हो जाएगा, ऋण आवेश अर्जित हो जाएगा। बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। देखिए रॉड तो कभी पॉजिटिवली चार्ज होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है एंड क्लॉथ एंड बोथ एक्वायर्ड पॉजिटिवली चार्ज, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे कह रहा है क्लोथ एंड एक्वायर्ड दोनों नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, ठीक है। तो यानी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ रे लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग अ प्लेन मिरर इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन सा, इंसिडेंट रे। यानी अगर हम क्वेश्चन बना के इसको देखते हैं कि फिगर से, ठीक है, फिगर बनाए। अब इसमें कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे जा रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रे ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, यानी इधर से फिर ये जा रहा है,
तो इधर भी तो 40 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना इधर से आएगा उतना ही उधर से जाएगा। ठीक है, मैं पूछ रहा है इसके बीच कितना एंगल होगा, तो बीच के में जो एंगल बचा हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। यानी कोई प्रकाश किसी समतल में दर्पण से परावर्तक के आपतन को करती है, यदि आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ से 40 के कोण बनाती है तो आपतित किरण और तद्रूपी परावर्तित किरण के बीच का कोण बताना है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का ये कोण बताना है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बताना है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही आसान, एक पूरा लाइन पे कितना 180 डिग्री, अब इसमें क्या 40 जोड़ दीजिए, यानी दोनों क्या एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। कोई कहेगा कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिया है 40 डिग्री। तो अब पूछेगा दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 180 और माइनस क्या कर देंगे 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। आसानी से बनाने वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान। ठीक है, कितना बच जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कह रहा है मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां मृदा काली है, जहां की मृदा क्या है काली है, यानी जहां की मिट्टी कैसी है काली है। ठीक है, तो कह रहा है यदि आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है, कैसा है गर्म है, उष्ण का मतलब गर्म है। ठीक है, तो आप अपने खेत में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किससे प्राथमिकता देंगे। यानी सपोज यू आर द फार्मर एंड लिव इन एरिया वेयर ब्लैक सॉइल, if your area is warm climate and you want to grow fiber producing plant in your field, you can choose which of the following, यानी choose which of the following, इनमें से कौन सा है जिसका यूज आप करिएगा। फाइबर वाला बात कर रहा है, और कौन सा प्रदेश है काली मिट्टी है और गर्म प्रदेश है। ठीक है, तो गर्म एरिया है काली मिट्टी है, तो कपास का बेहतर क्या होगा, कपास बहुत ही बेहतर होगा। नारियल की खेती क्यों नहीं कर पाएंगे, नारियल से हमको रेशा, तो उसके लिए क्या काली मिट्टी का जरूरत नहीं पड़ता है, उसके लिए बालू वाला मिट्टी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कपास। ठीक है, क्या हो जाएगा कपास। ठीक है, यानी जिसमें कपास कॉटन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पादप एवं वृक्षों में पानी के ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण आकर्षक होता है। यानी इन प्लांट्स एंड ट्री water reaches top due to succession pulls, which of the following phenomena causes this succession pulls, कौन सा फेनोमेनन सब कॉज करता है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो भोजन बनाने का काम करता है, पानी खींचना इसका काम थोड़ा है। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, ये पानी को फेंकता है बाहर, ट्रांसपिरेशन यानी ये क्या करता है वाटर वेपर को बाहर निकालता है। ठीक है, अब श्वसन तो क्या कर रहा है एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, हमारे शरीर में एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ये होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपका जो 30 क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से यहां तक पढ़ के जाइएगा, और एग्जाम कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं अपना जो भी ओपिनियन हो। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट में डालिएगा, बता दीजिएगा, हम उस पर कुछ काम करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 वाले का उनसे शेयर कर लीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।